पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बात करेंगे आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी है, जिसकी पूर्व संध्या पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संदेश जारी किया और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा कि अमर शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को देश आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा सके। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह 11 बजे रामपुर तिराहा शहीद स्मारक जाएंगे और उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धा अंजलि देंगे। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो 26 साल बाद रामपुर तिराहा कांड को लेकर क्या सोचते हैं आंदोलनकारी? देखिए चांदनी, रामपुर तिराहा कांड की आप बात कर रही हैं। 26 साल हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 1994 की वो घटना, जिसको शायद ही उत्तराखंड का कोई निवासी कभी याद करना चाहेगा, क्योंकि पृथक राज्य की मांग करते हुए 20 से ज्यादा गाड़ियों में लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। और उस दौरान 7 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगते हैं जो आंदोलनकारी, इसीलिए मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े विलन बन चुके हैं उत्तराखंड में, और शुरुआत से वो रहे हैं। इसलिए रहे हैं क्योंकि आंदोलनकारियों को ये लगता है कि शायद अगर उन्होंने उस दिन इस तरीके के आदेश नहीं दिए होते तो ये घटना नहीं होती। इसके लिए जो 3 अधिकारियों का जिक्र आज भी होता है, चाहे डीआईजी। तो अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। और रामपुर तिराहा, आपको बता दें, तिहारा को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही रामपुर तिराहा कांड की बरसी आज है। रामपुर तिराहा कांड को हुए 26 साल हो गए हैं और उत्तराखंड राज्य बने 20 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी आंदोलनकारी शहीदों को इंसाफ दिलाने और इस कांड के दोषियों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। रामपुर तिराहा कांड की बरसी, याद आए उत्तराखंड के आंदोलनकारी। गोली कांड में 7 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। राज्य आंदोलनकारियों की सुनो सरकार। 2 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग करने वाले उत्तराखंड के 7 लोग रामपुर तिराहा में शहीद हुए। हम इस वक्त शहीद स्मारक देहरादून में मौजूद हैं। शहीदों की याद में एक स्मारक तो जरूर बन गया और हर साल यहाँ उनको याद भी किया जाता है। 2 अक्टूबर को हर साल मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो अन्य गणमान्य लोग हैं वो उनको शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे वो 26 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। राज्य बने 20 साल हो गए। अगर आप इन शिलापटों में देखें तो आपको नजर आएगा कि जो उस वक्त शहीद हुए उनकी उम्र कितनी थी। रविंद्र सिंह रावत पोलू 22 साल में वो शहीद हो गए थे। राजेश नेगी 19 साल में शहीद हो गए थे। राजेश रावत 27 साल में शहीद हो गए थे। राजेश रावत 19 साल में शहीद हो गए थे। यानी आप अगर देखें तो जिस वक्त युवा अपने करियर को सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए जो उनकी चिंताएं रहती हैं, उस वक्त उनकी चिंता राज्य के लिए थी। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड आंदोलन के बारे में। सीबीआई रिकॉर्ड में 24 आंदोलनकारियों के मारे जाने की पुष्टि। सबसे छोटा शहीद सत्येंद्र चौहान, उम्र 16 साल। 2 महिला आंदोलनकारी श्रीमती बेलमती चौहान, श्रीमती हंसा देवी भी शहीद। 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हुए। 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड में 6 आंदोलनकारियों की शहादत। 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में 7 आंदोलनकारी शहीद। 3 अक्टूबर 1994 देहरादून गोलीकांड में 2 आंदोलनकारी शहीद। 2 अक्टूबर 1994 ये वो तारीख है जब मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा क्षेत्र में भीषण गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और 17 से ज्यादा घायल हुए थे।
जिसे लेकर आज भी राज्य के आंदोलनकारी बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि राज्य बन जाने के 20 साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिली। जो इस कांड के लिए दोषी हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको मलाईदार पदों पर बैठाया गया है, लेकिन उनके जो कृत्य थे वो कृत्यों को भुलाते हुए उनकी पैरोकारी हो रही है। तो इसका ये हम और चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज गांधी जयंती है और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। और भी जो तमाम बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो गांधी जी को आज याद किया जा रहा है और इसके साथ ही ये राजघाट की लाइव तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोरोना काल को देखते हुए गांधी जयंती के मौके पर आज कोई ऐसा कार्यक्रम तो नहीं किया जाएगा। और देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अभी श्रद्धांजलि दी है महात्मा गांधी को। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। बापू की समाधि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और इसी को देखते हुए जो तमाम बड़े दिग्गज भी हैं वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे, और दूसरी तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके जो तमाम बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, वो भी बापू को आज याद कर रहे हैं। बापू की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना काल को भी देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम भी आयोजन नहीं किया गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार किसी तरह का कोई भी आयोजन नहीं किया गया है। राजघाट की तस्वीरें और बापू को आज पूरा देश याद कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सत्य और अहिंसा के उपासक, भारत को नई दिशा देने वाले पूज्य बापू की 151वीं जयंती, देश कर रहा बापू को नमन। मोहनदास करमचंद गांधी वो शख्सियत जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, आज उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर सारा देश उन्हें नमन कर रहा है। गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। मोहनदास करमचंद गांधी वो नाम है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये बापू के ही प्रयासों का प्रतिफल है जिसके चलते आज हम एक आजाद मुल्क हैं और पूरे विश्व के अग्रणी देशों में हमारी गिनती होती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई राजकोट के स्कूल में हुई। बचपन में महात्मा गांधी पढ़ाई में औसत थे।
काफी शर्मीले और कम बोलने वाले बच्चों में से एक थे। गांधी को खेल कूद से अलग किताबों में ज्यादा दिलचस्पी थी। गांधी जी का जीवन वैसे तो व्यसनों से दूर था, लेकिन बचपन की नासमझी में उन्हें बीड़ी पीने की लत लग गई थी और पिता को एक चिट्ठी लिखकर अपनी गलती की सजा मांगी। सत्यवादिता और साहस के गुण उन्हें बचपन में ही मिल गए थे और इन संस्कारों का दामन उन्होंने जीवन भर थामे रखा। महात्मा गांधी बैरिस्टर बनना चाहते थे। वो कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। उन्होंने लंदन में पढ़ाई कर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, लेकिन जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो देश के हालात ने उन्हें बेहद प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। आज ये गांधी जी के ही प्रयास हैं जो आज हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। आज के दिन सभी स्कूलों और दफ्तरों में गांधी जयंती का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते लोग घरों में ही रहेंगे, लेकिन लोगों का उत्साह पहले की तरह ही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि फिलहाल उत्तराखंड में 3 चरण में स्कूलों को खोला जाएगा। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को और तीसरे चरण में 5वीं तक स्कूलों को खोला जाएगा। अगले 1 सप्ताह में सभी जिलों अधिकारी की बात करें तो 7 दिन के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा। अभिभावकों से फीडबैक लेके प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी 1 सप्ताह के भीतर अपने रिपोर्ट को कि पब्लिक क्या चाहती है, बच्चों के माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी कितनी सहमति है, इन सब विषयों पे अपने विचार 1 सप्ताह के अंदर वो शासन को उपलब्ध कराएं। कि विद्यालयों को खोलने के भी हम 3 फेज बनाएंगे। फर्स्ट फेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, सेकंड में कक्षा 6 से लेकर 8 तक और थर्ड फेज में कक्षा 1 से लेकर यूकेजी एलकेजी से लेकर कक्षा 5वीं तक, ऐसा प्रयास होगा। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, जिसको लेकर देहरादून से लेकर डोईवाला तक नगर पालिका सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं डोईवाला नगर पालिका ने सभी 20 वार्डों को दवा और सैनिटाइज किया है, जिससे कि कोरोना महामारी को रोका जा सके। नगर पालिका डोईवाला के सभासद मनीष धीमान का कहना है कि कोरोना महामारी का भय अभी भी बना हुआ है, जिसे लेकर नगर पालिका द्वारा डोईवाला के बाजार और वार्डों को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही कोरोना के साथ साथ डेंगू की रोकथाम पर भी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, अगर हम सैनिटाइजर की बात करें तो जो मुख्य बाजार जहां पर लोगों की ज़्यादा आवागमन होता है, उन क्षेत्रों को हमने एक मानक बनाकर सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों को ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे बैंक हो गए, थाना हो गया, अस्पताल हो गया, इन जगहों पर सैनिटाइजर जल्द से जल्द होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गलियों में जैसे जहाँ पे हमें शिकायतें मिल पा रही हैं कि जहाँ पे किसी कोरोना पेशेंट के आने की संभावना हो रही है, या जहाँ पर हमें आवश्यकता लग रही है कि जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा या कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में लगातार ढील दी जा रही है, जबकि कोरोना को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। वहीं बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार लगातार कोरोना को रोकने की ओर कार्य कर रही है। कांग्रेस को सरकार के कार्यों में हमेशा खामियां नजर आती हैं। कांग्रेस से सरकार को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। संवेदनशील होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी लापरवाही की वजह से ये महामारी और तेजी से फैले और नुकसान हो, तो उसमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब सरकार का तो अजीबोगरीब फैसला है कि 4 धाम यात्रा में जो जाएंगे उनका जो है क्या नाम है कोरोना टेस्ट नहीं होगा। आप कोरोना टेस्ट मत कराइए तो, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं तो करा दीजिए।
कांग्रेस को तो दिक्कतें इसलिए हो रही हैं कि राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चल रही है, वो राज्य के जनता के व्यापक हित में काम कर रही है, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। हमने हॉस्पिटलों को बेहतर किया है, सब जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें अभी आपको दिखाते हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए। और भी जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज 2 अक्टूबर है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और दूसरी तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजघाट से ये लाइव तस्वीर। आज पूरे देश में बापू को याद किया जा रहा है और आज का दिन इसलिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज गांधी जयंती है और इसके साथ ही कोरोना काल को देखते हुए इस बार किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री को पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। विजय घाट पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आपको विजय घाट पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया है। और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की ओर से पारित किए गए तीनों बिल किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों का हनन है। वहीं कांग्रेस के विरोध को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर महज राजनीति कर रही है। किसानों को बरगलाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ करना चाहती है। केंद्र सरकार ने सत्ता बल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर जो है लोकसभा और राज्यसभा में इस काले कानून को पारित करते हुए कानून बनाने का काम किया है। और राज्यसभा में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों ने उसको देखा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जवानों का आह्वान किया है कि किसान विरोधी जो कानून बना है इसके लिए कांग्रेस जो है किसानों के साथ लाभप्रद होने का काम करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो किसानों की लड़ाई बता रही है, ये कांग्रेस अपनी लड़ाई को बताने का काम कर रही है। कांग्रेस ये भूल गई है कि उत्तराखंड राज्य में हो चाहे देश में हो, लोगों को इस बात का मलाल है कि कांग्रेस यही पार्टी है जिसने अपनी मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, उनके हक हकूक़ के लिए यही संविधान संशोधन की बात करी थी। उन्होंने अपनी बैठकों में चुनाव से पहले इसी बात को बार बार दोहराया था। पूर्व विधायक कृष्णचंद्र पुनेठा के निधन के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके पैतृक गांव फोर्ती पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक के परिजनों को सांत्वना दी और ढाढ़स बंधाया। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान पुनेठा द्वारा बनाए गए डेयरी फार्म और गौशाला का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक पुनेठा की लंबी बीमारी के बाद 23 सितंबर को निधन हो गया था। वो 2 बार विधायक रहे थे और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। दिवंगत पुनेठा अपनी साफ सुथरी छवि और मधुर व्यवहार के लिए जाने जाते थे। कुछ सालों से उन्होंने राजनीति छोड़कर अपने पैतृक गाँव में डेयरी व्यवसाय और कृषि कार्य शुरू किया था। जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेताओं में थे जिन्होंने पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। 2 बार के विधायक को रहे हैं, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं जानता है। बीमार पड़ने के कारण
अचानक वो हमसे दूर चले गए हैं। हम उनके संतप्त परिवार को सांत्वना देने आए हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस जा रहे राहुल प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रीतम सिंह ने यूपी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथ लिया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में जो है आक्रोश है और आम जन भी आक्रोशित है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, निश्चित रूप से इस देश के अंदर कांग्रेस जो है इन ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगी। और यहाँ रुकें कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जा रही हैं। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।